नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। और संडे स्पेशल में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत सारे अच्छे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले सवाल को देखा जाए। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 तथा 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये सभी सवाल जो कलेक्ट किए गए हैं ये लास्ट ईयर एसएससी जीडी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम से ही किए गए हैं। और उन सवालों में ध्यान रखा गया है कि वो सवाल टिकअप हों जिनमें आपको बनाने में वक्त ज़्यादा लगता है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके बनाने के तरीके में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे कि आप सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएँ। तो चलिए इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपके सामने सिखाने जा रहा हूँ, सीखिए। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि पर चौथे वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ ईयर्स का जो चौथे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 6000 और 5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 6750। बस आपको समझना है कि 6000 से 6750 कितने वर्ष का मामला है? मात्र एक वर्ष का। बस हो गया। देखिए 0 से 0 आप काट लीजिए। अगर आप इसे 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175। और अभी कट सकता है, एक स्टेप और काट लिया जैसे 3 9 27। बाबू कोई धनराशि, देखिए सिंपल है, 8 से 9 रेशियो सिंपल है, 8 से 9। अगर प्रिंसिपल 8 होता तो अमाउंट 9 हो जाता। अगर सीआई है तो वो भी 8 से 9। यानी आपको सिर्फ समझना है कि रेट निकालने के लिए अगर 8 से 9 हो रहा है यानी एक बढ़ रहा है 8 पे, अगर आप गुना कर देंगे 100 से तो ये मिल जाएगा 12.5%। बहुत आसान सवाल है, बहुत आराम से बहुत कम समय में ये इस तरीके से बनाया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुनीत गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज होम एट द स्पीड ऑफ 90। ध्यान दीजिए, मामला है कि 60 के स्पीड से वो घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर जो है वो किस स्पीड से लौटता है? 90 की स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, 60 के स्पीड से जो पुनीत हैं वो घर से जो है ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर जब लौटते हैं बाबू, एंड रिटर्न्स टू हिज होम, जब घर वो लौटते हैं तब उनकी स्पीड क्या होती है? 90। आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है? ध्यान दीजिएगा, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ पुनीत फॉर द होल जर्नी। पूरे सफ़र के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा? आप अच्छे से जानते हैं कि दो चाल के केस में अगर सेम डिस्टेंस, बाबू सेम डिस्टेंस कवर किया गया है, अगर दो बार सेम डिस्टेंस कवर किया गया है तो दो चाल के केस में जो एवरेज स्पीड होता है बाबू, जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एवरेज स्पीड बराबर 2xy, xy जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो चाल है। x चाल कितना है? 60 का। y चाल कितना है? दूसरा वाला चाल 90 का। और दोनों अगर जोड़ दें बाबू, x प्लस वाई अगर जोड़ दें, दोनों चाल अगर जोड़ दें तो 9 चौक 15 यानी 150। इस तरीके से हम सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए 15 दहा 150, 15 छक 90, 0 से 0 कट जाएगा,
6 छक 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि सारे यूनिट जो हैं वो किस में है, मीटर पर सेकंड में है। सारे यूनिट जो हैं वो किस में है, मीटर पर सेकंड में है। तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 72 किलोमीटर पर आवर को बाबू, 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा 72 गुना करना पड़ेगा 5/18 से। 18 चौक 72 यानी 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में इसका उत्तर होगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आज का तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर वह 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी होगी? ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी होगी, यही सवाल है कि ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? मान लेते हैं कि ए और बी के जो बीच दूरी है वो डी है। मान लेते हैं डी से डिस्टेंस, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो डी दूरी का ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कुल दूरी का 1/5 भाग। कुल दूरी का कितना? 1/5 भाग। कुल दूरी का 1/5 भाग, यानी डी अगर आपने दूरी माना है तो कुल दूरी का कुल दूरी का 1/5 भाग वो किस चीज से तय करता है? 6 के स्पीड से। ये हमने क्या लिखा? ये हमने लिखा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल प्लस, फिर से जो तय किया गया है उसमें भी हम ये लिखने वाले हैं, वो देखिए। अब शेष दूरी बाबू, शेष दूरी कहने का मतलब है टोटल दूरी अगर डी है उसका 1/5 भाग अगर तय हो गया, शेष दूरी कैसे निकलेगा? 1/5 भाग अगर तय हो गया तो शेष निकालने के लिए 5 में से 1 कम करते हैं, 4/5 भाग। वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? देखिए, शेष दूरी को 8 किलोमीटर बाबू, शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। और पता है आपको टोटल उसे टाइम कितना लगता है? मोहित को एक स्थान ए से स्थान बी तक जाने में, इस ए से आरंभ करता था स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। यानी जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 12 घंटे। बस इसे ही आपको सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, d/6 पंचे 30 नीचे आ जाएगा, d/5 × 8, 4 से 8 को 2 बार में काट लीजिएगा, बराबर 12। आगे है, नीचे देखिए 30, यहाँ पे 5 दूनी 10, 30 अगर एलसीएम ले लें तो 30 एकम 30, यहाँ डी बच जाएगा बाबू। और ये 5 दूनी 10, 30, तो यहाँ ऊपर 3D हो जाएगा, ऊपर 12, 3D और D मिला के हो जाएगा बाबू 4D, और नीचे है 30 बराबर 12। 4 से अगर हम 12 को काटेंगे तो 3 और D बराबर आएगा 30 तिया 90 किलोमीटर। डिस्टेंस जो आएगा बाबू वो 90 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, आंसर इसका होगा 90 किलोमीटर। डी बराबर कितना होगा? 90 किलोमीटर। यानी ए और बी के बीच की कुल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा आए हैं। आप देखिएगा एसएससी जीडी में भी आए हैं और ग्रुप डी में भी लास्ट ईयर इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, बहुत ईजी बनता है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं होता, छोटा सा कैलकुलेशन होता है, नॉर्मल से डन हो जाता है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। Piyush is running at a speed of 8 km/h and stops for 5 minutes to take rest at the end of every third kilometer. What will be the time taken by Piyush to cover a distance of 56 किलोमीटर? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बिल्कुल आएगा एग्ज़ाम में, आप देखिएगा। इस तरह के सवाल एक नहीं आएंगे, बहुत आएगा, बहुत अच्छा सवाल है।
कुल मिला के पहले समझ लीजिए सवाल में क्या है। कहा जा रहा है कि पीयूष इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। जो पीयूष बाबू हैं वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो पीयूष हैं वो किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे हैं। पीयूष की जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड ही स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स टू टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 3rd किलोमीटर। कहने का मतलब इस बात को समझिए कि वो 5 मिनट के लिए क्या लेते हैं, रेस्ट। वो 5 मिनट के लिए क्या लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। लेकिन कब लेते हैं रेस्ट, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर, एवरी 3rd किलोमीटर, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर रेस्ट लेते हैं। यानी जैसे ही 3 किलोमीटर होता है वो रेस्ट लेते हैं, फिर अगला 3 किलोमीटर चलते हैं, फिर रेस्ट लेते फिर रेस्ट लेते हैं, फिर अगला 3 किलोमीटर चलते हैं और फिर से रेस्ट लेते हैं। इसी तरह वो हर 3 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। हर 3 किलोमीटर चलने के बाद कितना रेस्ट ले रहे हैं, 5 मिनट का। तो किस तरह से हम सवाल देखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि तो बताइए कि अगर इसी प्रक्रिया से चले, यानी 8 के स्पीड से भी चलें और हर 3 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेक भी लें, हर 3 मिनट होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक भी लें, तो उन्हें 56 किलोमीटर जाने में कुल मिलाकर कितना वक्त लगेगा, उन्हें 56 किलोमीटर जाने में कुल मिलाकर कितना वक्त लगेगा। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, हम सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है इस सवाल को बनाने का कि आप मेन टाइम पहले निकालिए। सबसे पहले हम टाइम निकाल रहे हैं कि 56 किलोमीटर ट्रैवल करने में 8 के स्पीड से बाबू समय कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी कितना है, 56 किलोमीटर, और चाल क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एग्जैक्टली इनको ट्रैवलिंग में कितना टाइम लग रहा है। तो हमने देखा कि सर ट्रैवल करने में तो इनको एग्जैक्टली 7 घंटा ही लगेगा, बट ये रेस्ट भी तो कर रहे हैं सर, तो रेस्ट का भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब रेस्ट का टाइम कैसे निकलेगा भाई, रेस्ट करने में इन्हें कितना समय लगा ये देखना पड़ेगा। रेस्ट करने में इन्हें आखिर कितना समय लगा ये देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, सर हर 3 किलोमीटर पे, प्रत्येक 3 किलोमीटर पे रुकते हैं, हर 3 किलोमीटर पर रुकते हैं, और कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 56 किलोमीटर में, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 56 किलोमीटर में 3-3 किलोमीटर पे जब वो रुकेंगे तो रुकेंगे कितनी बार। तो जब हम इसे भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 26, 3 अठे 24, रिमाइंडर हम छोड़ देंगे, यानी 18 बार उन्हें रुकना पड़ेगा। आप कहेंगे रिमाइंडर क्यों छोड़ दिया आपने, 2 किलोमीटर और होगा ना, 18 बार अगर रुकेंगे तो 18 या 54 ही हुए किलोमीटर। आप जब 3 से भाग देंगे तो 2 किलोमीटर क्यों छोड़ दिया आपने, क्योंकि 2 किलोमीटर पे उन्हें रेस्ट नहीं करना, वो रेस्ट 3 किलोमीटर पे करेंगे। तो रिमाइंडर छोड़ दीजिए। आप 3 से भाग दिए, 3 एकम 3, 2 बच गया, 26, 3 अठे 24, 2 बच गया, जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। तो बस उन्हें 18 बार रुकना पड़ेगा। जो रिमाइंडर है उन्हें छोड़ दीजिए, जो रिमाइंडर है उसको छोड़ दीजिए। उन्हें 18 बार रुकना पड़ेगा। और आपको पता है एक बार रुकने में उन्हें, एक बार जब वो रुकते हैं तो 5 मिनट का समय लेते हैं बाबू। एक बार जब वो रुकते हैं तो 5 मिनट का समय लेते हैं, तो 18 बार रुकने में उन्हें कुल मिलाकर जो समय लगेगा वो है 90 मिनट। कुल मिलाकर जो समय लगेगा वो है 90 मिनट। तो ये जो टोटल दूरी तय करने में, पीयूष को पूरी दूरी कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा बाबू, टोटल टाइम कितना लगा आप देखेंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 घंटा और 1 घंटा इसमें से ले लीजिए, 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूरा नहीं कटा तो रिमाइंडर छोड़ देते हैं। अगर ये पूरा नहीं कटा तो रिमाइंडर छोड़ देते हैं और उसी को 18 से ही गुना कर लेते हैं। 18 बार ही रुकना होता है। ये जो है कितनी बार रुकेंगे कितनी बार रेस्ट लेंगे, 18 बार रेस्ट लेंगे। रेस्ट कितनी बार लेंगे, 18 बार। 18 बार वो रेस्ट लेंगे, 18 बार रेस्ट लेंगे। और एक बार रेस्ट लेंगे तो 5 मिनट, तो 18 बार में 18 पंचे 90 मिनट का समय उनका रेस्ट में जाएगा, और बाकी जो चलने में लगेगा वो तो लगेगा ही। तो कुल मिलाकर लग गए 8.5 घंटे, 8 घंटे 30 मिनट। इस सवाल को बनाने का ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज का 5वां सवाल देखिए। ए अलोन कैन मेक अ चेयर। ये सवाल चुनने का सिर्फ एक ही मकसद है। आप कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क जब ऑलरेडी हमारे पास यूट्यूब पर ही, हमारे ही अपने चैनल पर टाइम एंड वर्क के लगभग 10 वीडियोस डाले गए हैं और उसमें टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से समझाया गया है, फिर इस सवाल को क्यों लिया गया है? क्योंकि अभी तक हमने ऑल्टरनेट डेज वाला वीडियो नहीं डाला है, तो जब हम डाल देंगे तो उसमें भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन तब तक के लिए आप इस सवाल को एक बार देख लीजिए कि इस तरह के सवाल किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए, लिखा है कि ए अगर अकेले काम करें, लिखा है कि ए अगर अकेले काम करें तो वो 40 दिन में एक काम ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ कुर्सी बनाना काम है तो कुर्सी बना लेते हैं। और बी अलोन कैन मेक द सेम चेयर इन 24 डेज। और बी जो है वो कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे? 24 दिन में। बी जो है वो कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे? 24 दिन में। आगे लिखा हुआ है ए एंड बी वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। ध्यान रखिएगा, वो अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। अल्टरनेट कहने का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे हमारे गांव में महिलाएं ओखली में मूसल चलाती हैं ना, 1 बाय 1। जैसे जब एक भाभी का मूसल जाता है, तो जब वो निकलेगा तो अगला। इस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे आंगन में चूरा या कई बार चीज़ें कूटी जाती हैं, ठीक है। तो कुटाई की तरह समझिए कि ऑल्टरनेट डेज का मतलब है कि जब ए काम करेगा तब बी रुका रहेगा, और जैसे ही ए हटेगा फिर बी काम करेगा। और इस प्रक्रिया में वो एक एक दिन काम करेंगे, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और इसी तरह काम खत्म करना है। देन इन हाउ मेनी डेज द चेयर विल बी कंप्लीटेड। वो कुर्सी कितने दिन में, या वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इस सवाल को बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम इसे एलसीएम मेथड से बनाएं। 40-24 एलसीएम ले लीजिए। 8 कॉमन है, 5 से गुना होगा तो 40, 3 से गुना होगा तो 24, यानी कुल मिलाकर 8 पंचे 40 गुना 3, यानी हमारा मामला आ गया 120। हमने टोटल टाइम कितना मान लिया? 120। टाइम बोल रहे हैं, टोटल वर्क कितना हो गया? 120। टोटल वर्क हो गया 120। अब देखिए, अगर हम इसे 40 से भाग दें, यानी 40 दिन में अगर कोई पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 40 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 कट जाएगा, 3 बचेगा। 24 से देंगे तो 8 तियां 24 कट जाएगा और 5 बटेगा। अब आप एक बात समझिए साफ साफ पहले कि टोटल वर्क हमने 120 माना, टोटल वर्क हमारे लिए 120 है, और ए पहले दिन काम करेगा। आप समझिए, ए जो है वो पहले दिन काम करेंगे तो वो मात्र कितना करेंगे? 3। और अगले दिन बी करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे? मात्र 5। आप समझिए, ये जो काम है वो ए का है और ये जो काम है वो बी का है, और यही प्रक्रिया फिर चलेगा। यानी फिर जब काम होगा तो फिर ए करेंगे, फिर बी करेंगे, और बी करेंगे तो 5, फिर ए करेंगे 3, फिर बी करेंगे 5, यानी यही प्रक्रिया चलता रहेगा। और इसी तरह से हर एक दिन ए करेगा, अगला दिन बी, एक दिन ए करेंगे, अगले दिन बी, और इसी प्रक्रिया से इस काम को ख़त्म करना है। तो सवाल में पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। आपको ये बस छोटा सा पॉइंट समझना है, आपको ये बस एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि ए और बी अगर हम एक पैटर्न बनाए कि भाई जो ये ग्रुप है कितना, कौन सा सेक्शन रिपीट कर रहा है, 3-5 3-5 3-5, यही रिपीट होगा। तो ये जो रिपीट कर रहा है 3-5, यानी 8 यूनिट वर्क, यानी 8 यूनिट वर्क करने में ए और बी एक एक दिन काम कर रहे हैं, यानी कितना दिन लग रहा है? 2 दिन। ए और बी एक एक दिन काम कर रहे हैं, यानी कितना दिन लग रहा है? 2 दिन। 8 यूनिट काम करने में अगर 2 दिन लगेगा तो पता है हमें कितना यूनिट काम ख़त्म करना है? 120 यूनिट काम। 120 यूनिट काम ख़त्म करने में कितना दिन का वक्त लगेगा? आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ समझिए कि अगर 8 यूनिट काम करने में, अगर 8 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहा है तो पता है 120 इसका कितना गुना है? 15 गुना। यानी 8 यूनिट काम करने में अगर 2 दिन लग रहा है तो इसका 15 गुना काम करने में हमें समय भी कितना गुना देना पड़ेगा? 15 गुना, यानी 15 दूनी 30 दिन का वक्त लगेगा, यानी 15 दूनी 30 दिन का वक्त
लगेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको हल्के में ना लें, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। इस तरह के सवालों को बनाने का बड़ा सिंपल अप्रोच है। एलसीएम मेथड से आप बहुत कम लिखकर सवाल बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट of 2800 and 42,000 respectively. A invest for 8 months and B invest for 1 year. If the total profit at the end of the year is, ये सभी जगह स्टार आ गया, रुपीज़ होगा यहाँ, रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज़ 21,125, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी। ये सवाल भी जीडी से लिया, एसएससी जीडी का ही ये सवाल है और बहुत नॉर्मल सवाल है पार्टनरशिप का। फिर भी हमने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि एग्ज़ाम में पार्टनरशिप के सवाल रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप के सवाल जो अच्छी क्वालिटी के होंगे हम प्रयास करेंगे उन सभी को आने वाले वीडियोस में हम शामिल करें और धीरे धीरे हम सारे सेक्शन से अच्छे सवालों को बनाने का आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताते जाएंगे। आप प्रैक्टिस करते जाइए और आने वाले कल में एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी में आप एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। बस मेहनत करिए, रेगुलर वीडियोस देखिए और मन लगा के पढ़िए। देखिए ये पार्टनरशिप के सवाल है। इस सवाल को अगर हम बोलें कि सबसे अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं, बेस्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप ये जानते होंगे कि पार्टनरशिप के सवालों को बनाने का सिंपल तरीका है कि जो प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट होता है जैसे 21,125 है, तो जो आपका प्रॉफिट है बेसिकली वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, जो प्रॉफिट का अगर हम बोलें पी फॉर प्रॉफिट, तो इन दोनों के जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, बेसिकली इन दोनों के जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इनका इन्वेस्टमेंट और इनके टाइम पे डिपेंड करेगा, गुणनफल पे डिपेंड करेगा। वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं उसके गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली मामला सिर्फ इतना सा है। पार्टनरशिप के सवालों को बनाने का बेसिक मामला जो है यही है। बाकी तो आप सवालों को जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के सवालों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 8-10 प्रकार के सवाल होते हैं, सभी की प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या है कि हमारे पास ए और बी का जो प्रॉफिट है उसका जो रेशियो है कितना है, देखिए यहीं काट लीजिए, इसे भी काट सकते हैं। 28 और 42 को काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। यानी ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 7 चौक 28 और 7 छक 42 और कट जाएगा ये, तो यानी 2:3 में है। आप देख सकते हैं कि ए अगर 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बी कितना कर रहे हैं, 3। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:3 में है। और टाइम की अगर हम बात करें तो ए ने जो है वो इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए। ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने देर के लिए किया है, 8 महीने के लिए, जबकि बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने दिन के लिए किया है, पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए। इसे भी काट लीजिए, छोटा कर लीजिए इसे भी। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन दोनों के जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, ए और बी के लाभ का जो रेशियो होगा, ए और बी के लाभ का जो अनुपात होगा वो 4:9 होगा। प्रॉफिट का 4:9 होगा। यानी प्रॉफिट अगर 13 यूनिट का होता है तो उसमें 4 यूनिट ए को दिया जाएगा और 9 यूनिट बी को। बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया। हालांकि इसमें पूछा गया है इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है शेयर ऑफ बी। बी का शेयर कितना होगा। देखिए अगर हमें बी का शेयर निकालना है, अगर हमें बी का शेयर निकालना है, बी का शेयर, बी शेयर, बी का हिस्सा निकालना है बाबू, बी का शेयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए टोटल पैसा कितना है हमारे पास, 21,125 गुने जिसका निकालना है, देखिए कितने यूनिट के बराबर है समझिए, जिसका निकालना है ऊपर, और ये 9×4 13 यूनिट से भाग लग जाएगा। 13 से इसे जब हम काटेंगे तो 13 से अगर हम काटते हैं, ये देखिए 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, यहाँ 7 1 8 81, 13 6 78, 3 2 32, 13 दूनी 26 और बच जाएगा 4 2 6 65। तो
कुल मिलाकर मामला आएगा 1625 गुना 9, 9 पचे 45, सब में इकाई एक 5 है भाई, गुना करना पड़ेगा। 9 पंचे 45 का 5 कैरी 4, 9 दूनी 18, 5, 9 पचे 45 का 5 कैरी 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 कैरी 2, 16 नमा 144 और 2 146, यानी 14,625, 14,625। ये हिस्सा किसका होगा जी? ये हिस्सा बी का होगा। तो ये बहुत मिनिमम टाइम में कैलकुलेशन हो जाएगा। आप बस पार्टनरशिप में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो पे बराबर होगा, रेशियो के बराबर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम से ही लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम से ही लिया गया सवाल है। इसको लेने का बस एक मकसद था कि इसमें एक पॉइंट है, देखिए 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गिव्स इन चैरिटी। या कभी कभी एग्जामिनर एसएससी या कुछ और भी एग्जाम्स में ये बोलते हैं कि कुछ पैसा जो है वो एक्टिव पार्टनर को दे दिया जाएगा। आप पार्टनरशिप पढ़े हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है और पैसिव पार्टनर या साइलेंट पार्टनर, या बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट पार्टनर कौन से होते हैं। चलिए हम सवालों को शुरू करते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए सुमित, रवि और पुनीत, कितने लोग हैं? देखिए सुमित हैं, रवि हैं और पुनीत हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है। देखिए जो कट सकता है काटिए तीनों में। 3 से कट गया, 3 0 3 0 कट गया, और 9 से काटेंगे तो 9 पंचे 45, 9 81 और 9 धामे 90। तो हम ये कह सकते हैं कि सुमित, रवि और पुनीत के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है बेसिकली वो 5:9:10 है। 5:9:10 है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 5:9:10 है। इनका रेशियो यही है। आगे मामला है कि टाइम देख लीजिए, लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी मामला साफ। सब ने एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, और जब सब ने एक एक साल के लिए ही इन्वेस्ट किया है तो इनका प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, जब सब ने बराबर समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम तो कट जाएगा सब में। 12 12 12 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझिए कि अगर टाइम बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो में ही, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा बाबू, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। चलिए मामला आगे बढ़ाते हैं। साफ लिखा हुआ है, पूछा क्या है, देखिए फाइनली पूछा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सुमित। सुमित का शेयर बताना है हम लोगों को। एक्चुअली सुमित का शेयर बताना है, तो सुमित का शेयर कितना होगा ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो सर इनकम कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है एट द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 4800। ये जहाँ जहाँ रुपीज़ है वहाँ वहाँ ये क्वेश्चन मार्क आ गया है। अगली वीडियोस में इस बात का ध्यान रखा जाए, टाइपिंग वाले इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे रुपीज़ है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, इसको चेक करके अगले क्वेश्चन से ध्यान रखें। चलिए देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 4800, यानी हम लोग को एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है 4800। हमको सुमित का इनकम बताना है बाबू, हमको सुमित का इनकम बताना है। सबसे पहले टोटल पैसा है कितना 4800। क्या इसे बांटना है? नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं बांटना है। इसे कैसे बांट देंगे? सबसे पहले इसमें से कुछ चैरिटी होने वाला है। कितना परसेंट? 30%। 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गिव्स इन चैरिटी। अगर 30% चैरिटी हो जाएगा तो बचेगा कितना? अगर 30% चैरिटी हो जाएगा तो बचेगा 70%, और इन बचे हुए हिस्से को ही बांटना है, इस बचे हुए हिस्से को ही बांटना है। और किसे बांटना है? सुमित को। सुमित का रेशियो कितना है? 5। सुमित का रेशियो ऊपर लिख दीजिए, और टोटल पैसे का मतलब 9 5 14 और 10 24 नीचे लिख दीजिए। बहुत आसानी से 24 दूनी 48, 200 कट जाएगा और 2 0 से कट जाएगा। इस तरह से 7 दूनी 14 पंचे 70, यानी 70 पे 1 0, कुल मिलाकर जो प्रॉफिट होगा वो 700 होगा। दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन से ही काम चलाइए, आंसर होगा 700। बस आप पॉइंट समझिए, देखिए आप बात को समझिए
कि 30% अगर हमें चैरिटी कर देना है तो वो हमें हटाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन हम बार बार करेंगे, हटाएंगे, फिर जो बच जाएगा उसको बांटेंगे, उसको देंगे, उसको देंगे, कुछ नहीं। आप तरीका समझिए, टोटल पैसे का 30% हट गया, 70%, और जितना बचा हुआ, अब जितना बच गया 70% बच गया, उसका कितना भाग देना पड़ेगा सुमित को? 5 यूनिट देना पड़ेगा। कितने यूनिट में से? 24, तो 5/24 दे दीजिए, 5/24 दे दीजिए। तो बहुत आसानी से आप इन सवालों को बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आज का 8वां सवाल। देखिए ये सवाल रेशियो का बहुत ईजी सवाल है, बस इस पे ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाए। 4.8 और 6 का जो रेशियो है वो x और 8.5 के बराबर है और कुछ भी नहीं। इस तरीके से x फाइंड कर सकते हैं। आप इसको काट सकते हैं, 6 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और इसके अलावा गुना कर लीजिए, कट जाएगा। यानी x बराबर आपको करना पड़ेगा 8 गुना 0.8 गुना 8.5। आप चाहें तो ये पॉइंट ऐसे हटा सकते हैं, नीचे 100 लगा सकते हैं, और गुना करने की जगह आप काट भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से 17 बार में काट सकते हैं, 5 से 200 कट जाएगा, 100 कट जाएगा 20 बार में, और इसे आप काट सकते हैं 2 से। 17 चौके आपको पता होगा 68 होता है, और 10 से भाग लगेगा तो 6.8। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 6.8। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 6.8। बहुत अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। आज का 9th क्वेश्चन क्या है? इफ़ a is 25% लेस, if a is 25% less, then what is the value of 2b minus a upon a? इस सवाल में क्या करना है? देखिए साफ लिखा हुआ है कि if a is, चलिए ग्रीन पेन से बनाते हैं, वाइट से दिखाई नहीं देगा इसमें। देखिए if a is 25% less, if a is 25% less than b, a का जो मान है वो b के मान से 25% कम है। a का जो मान है वो b के मान से 25% कम है। आप समझिए, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 25% का मतलब है 1/4, और 1/4 कम होने का मतलब होता है, 1/4 कम होने का मतलब होता है, अगर ये 4 है तो ये कितना है? 3। 1/4 कम होने का मतलब क्या होता है? 4 से 3 हो जाएगा। 1/4 का 4 में से 1 घट जाएगा बाबू। और इस तरीके से बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। 2b माइनस a अपॉन a में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू किस तरह का? वैल्यू कहने का मतलब a की वैल्यू a के सामने वाली वैल्यू इस तरह से। b का मान कितना है? देखिए 4, यानी 2 इंटू बी की वैल्यू 4 माइनस a की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए, और नीचे में भी a की वैल्यू 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/3। ये सवाल बहुत इजी है, इसने इतने से मेहनत से ये हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां सवाल देखते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन ऑफ संडे स्पेशल बैच। एक्चुअल में ये संडे स्पेशल वीडियो है, आज रविवार है, आप छुट्टी के दिन है, आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इससे आपकी क्वालिटी बहुत निखरेगी। अपने क्वालिटी, अपने मेथड को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि आने वाला कल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपको सवाल बनाने आता है या नहीं आता। आपका आने वाला जो वक्त होगा जिसमें आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप सवाल मिनिमम टाइम में बना पाते हैं या नहीं। अगर आप बनाने आपको आता है तो ये तो बहुत लोगों को आता है, उतनी सीटें नहीं हैं। आप फाइट कर रहे हैं तो आप समझिए, कंपटीशन का मतलब है कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आप मिनिमम टाइम में सवाल करेंगे तो ज़्यादा सवाल होगा, मेरिट बनेगा और सभी जगह आपको फ़ायदा होगा। तो आपको मिनिमम टाइम में सवाल करने का बहुत फ़ायदा होगा, तो सवाल को मिनिमम टाइम में करना ही करना है। देखिए सवाल क्या है?
4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/4, नीचे में है 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 6। ठीक है, कैसे करेंगे इन सवाल को? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बॉड मास जानिए। 2 होगा और 2 प्लस 2 कितना होगा? 4, और वहाँ गुना होगा तो 4 दूनी 8। नीचे देखिए क्या है, यहाँ डिवाइड है तो हमें ये स्टेप हम यहाँ लिख दे रहे हैं 8 माइनस 3, और डिवाइड है तो इंटू होगा 4, पलट जाता है बाबू, प्लस 6। आप ध्यान देंगे ऊपर 8 चौक 32 में से एक गया 31/8, और नीचे क्या होगा देखिए, नीचे होगा बाबू 8 6 14, और ये 12 होगा ना, गुना पहले करिएगा, गुना पहले होगा। बॉड मास समझिए, बॉड मास कहते हैं कि सबसे पहले गुना करिए, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 8 6 14 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर होगा 31/8 दूनी कितना होगा 16। तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा 31/16। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल में एग्जामिनर ने ब्रैकेट स्टार्ट तो किया है बट बंद नहीं किया है, तो हम लोग बंद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मोटिव सीखना है, पेपर्स में एक आध गलतियां होती हैं बाबू। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेप क्या होगा बाबू। 22 चौक होगा तो 88 में 3 जोड़ेंगे तो 91/4 भाग 14/3 का, इसे यहीं सॉल्व करिए। देखिए 8 4 कितना होगा 12, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले डिवीज़न कर लीजिए, इसमें डिवीज़न अगर यहाँ पे है तो डिवीज़न कीजिए। जब आप डिवाइड करिएगा 2 गुना 1/2 हो जाएगा। देखिए 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2, और डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर 2, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, -4 प्लस 4 से कट जाएगा, -4 प्लस 4 से कट जाएगा बाबू, -4 प्लस 4 से कट जाएगा, यानी यहाँ आएगा 8 पंचे 40 में से 1 गया बटे में 5। तो ये थोड़ा लंबा था कैलकुलेशन, हल्का सा लंबा था, उसको हमने छोटा छोटा करके यहाँ रखा। सेकंड स्टेप में आप ये लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 91/4, ये तो का है, काट लीजिए, पहले से गुना कर लीजिए, जो कट रहा है काटिए, 3 एकम 3 13, और कुछ कटेगा भी नहीं। और डिवाइड को जब हम बदलेंगे तो मल्टीप्लाई में 5 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, यानी 14 गुना 13, यानी 14 गुना 13। इसे काटेंगे तो 13, बस आगे हो जाएगा 7 पंचे 35 बटा में 14 चौक 56, 7 पंचे 35 बटा में 14 चौक 56। कुछ गड़बड़ हो गया, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या हुआ 4 माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे 8 पंचे 40 में से 1 गया 39, 39/5, ये भी सही है। 3 से काटे तो 13, 5 से तो कटेगा नहीं, यानी 13/14 नीचे आएगा, ये भी सही है। 4 से काटा, 13 से तो 91 हमने काटा, 5 चौक ऊपर 20 नीचे 14, अच्छा 7 से तो काटा नहीं हमने अभी, तो हमें लगा कि आंसर गलत आ गया, तो हम दोबारा चेक कर रहे हैं। बताइए, एक बार और काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऊपर नीचे कट रहा है। 7 पंचे 35, 7 8 56, 5/8, यानी बनाने के तरीके मस्त है, कहीं कोई एरर नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप देखते जाइए, समझते जाइए और स्टेप सही लेना सीखिए। देखिए बॉड मास आप जानिए, वी बॉड मास बेसिकली विनकुलम पहले होगा, विनकुलम के बारे में भी आप जानते होंगे, बाहर ब्रैकेट को कहते हैं, रेखा कोष्ठक हिंदी में उसे कहते हैं। बाकी बॉड मास तो आप 10th क्लास तक अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स n1 n2 n3 n4 n5 n6 इज a। 6 संख्याओं का एवरेज अगर a है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 5 सभी में से, सभी संख्याओं में से अगर 5 घटा दें, ध्यान दीजिएगा 6 संख्याओं का एवरेज अगर a है और सभी में से अगर हम 5 घटा दें, तो आप जानते हैं कि सभी में जो चेंज कीजिएगा वो चेंज एवरेज में हो जाता है। यानी प्रत्येक में से अगर आप 6 घटा रहे हैं तो नया औसत निकालने के लिए पुराने औसत में भी आपको क्या घटाना पड़ेगा, सॉरी 6 नहीं घटा रहे, अब ये 6 संख्याओं का एवरेज a है, देखिएगा यहाँ पे a है,
और उसमें से क्या घटा रहे हैं 5, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, यहाँ से 5 घटा रहे हैं। येलो कलर से हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे ए है और 5 घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं 5, प्रत्येक में से, अगर हम सभी में से घटा रहे हैं एवरी नंबर, 5 सभी में से हम माइनस कर रहे हैं। अगर 5 हम सभी में से माइनस करेंगे तो नया एवरेज जो होगा वो पुराने एवरेज से क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, और प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाएगा तो एवरेज भी जो होगा वो 5 कम हो जाएगा। तो इस सवाल को देखकर आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे समझाना था तो 2-4 10 सेकंड 20 सेकंड बोलना पड़ा, नहीं तो ये सवाल देखकर आप सवाल एग्जाम में कर सकते हैं। ये सबसे ईजी सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, आज का 13वां सवाल। लाभ हानि का ये सवाल है, एक सवाल और लाभ हानि का हमने लिया था, देखें। हाँ, दोनों सवाल लाभ हानि का है। देखिए, लाभ हानि के इस सवाल को लेने के पीछे बस इतना सा है कि इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है आपका लाभ हानि बहुत अच्छा हो, बट फिर भी एक बार आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ध्यान दीजिए, देखिए सवाल क्या है। इफ़ मनोज परचेजेस 624 टॉफ़ीज़ फॉर 486, लिखा हुआ है 324 टॉफ़ी खरीदने में उन्हें कितना लगता है 486 रुपये। बाबू 324 टॉफ़ी खरीदने में अगर 486 रुपये लग रहे हैं तो एक टॉफ़ी का दाम कितना हो गया 486 बटे 320, सॉरी 24। बाबू 324 टॉफ़ी 486 रुपये की, तो एक टॉफ़ी का कीमत 486 बटे 324, 486 बटे 324, 486 बटे 324। कहा जा रहा है कि हमें क्या चाहिए 50% की प्रॉफिट। बाबू हमें चाहिए इस पर 50% की प्रॉफिट, तो इसकी एसपी निकाल लेते हैं। अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में एसपी जो आप ये निकाल रहे हैं ये तो एक का एसपी है। देखिए ध्यान से बाबू, 486 रुपये में हम क्या ले रहे हैं। इफ़ मनोज परचेजेस 324 टॉफ़ीज़, 324 टॉफ़ियाँ खरीदने में 486 रुपये लगे हैं, तो एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य निकल जाएगा 486 बटे 324, और एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य पे अगर हम लाभ हानि दे देंगे तो एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। पता है ये कितना आएगा, पहले चेक कर लीजिए कि भाई एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य आ कितना रहा है। 50 से 3 बार में, ये 2 बार में, ये 3 से अगर काटेंगे तो नीचे ऊपर कट जाएगा, और 18 से काट दीजिए, ये कट गया, और कुछ कटता है देखिए 3 से इसे काट लीजिए, यानी आप कह सकते हैं 9/4। दशमलव में काटने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ एसपी निकला। और समझिए एक टॉफ़ी का कीमत निकला, एक टॉफ़ी का एसपी निकला, जबकि एग्जाम में एक टॉफ़ी का एसपी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मैनी टॉफ़ी शुड ही सेल फॉर 90, यानी 90 रुपये में कितने। कहा जा रहा है क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 90 रुपये हैं तो कितनी ही सेल, 90 रुपये में उन्हें कितनी बेचनी चाहिए, 90 रुपये में उन्हें कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। आप कह सकते हैं एक टॉफ़ी तो उन्हें 9/4 रुपीज़ में बेच देनी चाहिए। एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य कितना है 9/4। बाबू एक का अगर 9/4 है तो नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ़ टॉफ़ी कैसे निकलेगा कि नंबर ऑफ़ टॉफ़ी कितना होगा। देखिए नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ इज इक्वल टू टोटल रुपए कितने हैं और एक टॉफ़ी की दाम कितनी है 9/4, एक टॉफ़ी का एसपी कितना है 9/4। आगे जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसानी से ये कितना होगा, देखिए ऊपर 90 है और ये 4/9 से हो जाएगा गुना, 9 से ये 10 कट जाएगा और 10 चौके हो जाएगा उत्तर 40। यानी कि एक टॉफ़ी तो आपको 9/4 में बेचनी चाहिए। अगर 90 रुपये में बेचने की बात है तो आपको कुल मिलाकर 40 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। 90 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी 40 टॉफ़ी, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा 50% का, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा 50% का। तो आपने देखा कि एक का निकाला गया, फिर एसपी लाभ हानि दे दिया गया, और एक से ही फिर 90 रुपये में कितनी होंगी वो निकल गया। तो लाभ हानि का ये सवाल थोड़ा यूनिक ज़रूर है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। If the cost price of an article is 30% less than the selling price of that article, then what will be the profit percentage। बहुत सिंपल सवाल है, आप ध्यान दीजिए इस पे
कि कहा जा रहा है कि जो CP है वो SP से कितना परसेंट कम है, 30%। 30% को अगर ब्रेक करिएगा तो 3/10, 3/10 कम होने का मतलब 10 से 3 कम है, यानी कितना है, 7। इस तरह से आप CP और SP के रेशियो मिल जाएंगे। और अगर आपको पता है कि CP 7 है, अगर आपको पता चल गया कि CP 7 है और SP 10, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 का। प्रॉफिट परसेंट भी निकल जाएगा, 3/7 × 100। ये है आपका लाभ परसेंट, ये है आपका लाभ परसेंट। आपने पढ़ा होगा लाभ बटा में क्रैमूल गुना 100, फॉर्मूला भी जानते होंगे, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। 300 को 7 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 42 पॉइंट समथिंग, यानी 86। फिर भी और आई करके देख लीजिए, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 40, 7 पंचे 35। ये आएगा एक्चुअल में 42.85। तो लगभग में दिया हुआ है ऑप्शन 42.86%। तो लाभ का जो परसेंटेज होगा वो होगा 42.85%। आज का आखिरी सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू, आज का 15वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। लौसा मौसा का ये सवाल लिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए चौथा ऑप्शन क्यों गायब है इसमें भाई, कुछ लिख लीजिए चौथा ऑप्शन, मान लीजिए हम लिख देते हैं आपके लिए साथ। The least common multiple and the highest common factor of two number are 60 and 4। साफ गिवन है कि LCM, क्वेश्चन में साफ गिवन है कि LCM जो है वो है 60, और दो नंबर का जो है LCM तो 60 है, और HCF वो है 4। इफ़ देयर सम इज 32, उन दोनों नंबर्स का, जो दो नंबर बोला जा रहा है बाबू, 2 नंबर्स हमें पता करने हैं, उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो है 32। आपसे इन्हीं दोनों नंबर का क्या पूछा गया है, डिफरेंस, अंतर पूछा गया है। सम इज 32 एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस, डिफरेंस। अगर कहीं स्पेलिंग एरर हो तो उसे ठीक कर लीजिएगा, हम लोग मैथ्स के टीचर हैं। देखिए LCM जो है वो 60 है, HCF जो है वो 4, सम है 32, डिफरेंस। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, लसा मसा का बहुत बेहतरीन सवाल है। हालांकि एग्जाम में कई सवाल लसा मसा के बहुत इजी आते हैं, हालांकि LCM HCF से कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी आएंगे, बट ये जो सवाल है ये थोड़ा अच्छा सवाल है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि इस तरह के सवाल को आप किस तरह से बनाने वाले हैं। तो चलिए सिखाते हैं आपको इस सवाल का बेस्ट तरीका क्या है। फिर से पहले सवाल देख लीजिए अच्छे से बाबू। दो संख्याएं हैं बाबू, दो संख्याएं हैं बाबू, दो संख्याएं, उनका लौसा गिवन है 60, LCM गिवन है 60, LCM गिवन है 60, HCF 4, सम गिवन है, दोनों संख्या का सम गिवन है 32, डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो सवाल समझने के बाद अब प्रक्रिया है सवाल को बनाने के लिए, क्या करना होगा सवाल को बनाने के लिए, ये देखिए सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि सर नंबर्स, जो दो नंबर हैं, मान लीजिए A और B, ये दो नंबर कैसे निकलेंगे, हमेशा HCF से। 4x 4y। अब साफ गिवन है कि योग 32 है, यानी 4x + 4y = 32 गिवन है। क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x + y = 8 होगा? ये बहुत छोटा पॉइंट है, आप समझिए। दो संख्याएं हमने किस तरह मानी, आपने देखा, HCF से मानी जाती है। सेकंड पॉइंट, जब ये गिवन है कि LCM 60 है, तो 4x और 4y का LCM होता कैसे है, 4xy बराबर कितना हो जाएगा, 60। अगर 4xy बराबर 60 होगा, अगर 4xy बराबर 60 होगा, तो क्या इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि xy का जो मान होगा, xy का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 15, xy का जो मान होगा वो कितना होगा, 15। अब आप खुद सोचिए कि x + y 8 है और x गुना y 15 है। बाबू x + y 8 है और x गुना y 15 है, तो बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि x का जो मान होगा
और y का जो मान होगा वो 3-5 या 5-3 लेकर काम चल जाएगा। तो बहुत आराम से हमें पता चला कि x का जो मान होगा और y का मान, हम इसे 3-5 या 5-3, तो जो अच्छा लगे, इसे 3 मान लीजिए, इसे 5, या फिर ऊपर वाले को 5 और नीचे वाले को 3 भी मान सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब है कि सर देखिए, तो जब x और y का मान ही निकल गया तो संख्या ही फाइंड हो गया। x का मान रख दीजिए 4 तियां 12 और y का मान रख दीजिए 5 चौके 20। जब दो संख्याओं का योग हमें मालूम था तो हम अंतर कैसे निकाले, देखिए आप। तो अंतर बराबर यहाँ कितना निकल गया, डिफरेंस इज इक्वल टू, वो 20 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा बाबू, 8। बहुत अच्छा सवाल है, लसा मसा का ये सवाल बहुत अच्छा माना जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संडे स्पेशल का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके हमारे वीडियोस को शेयर करिए। हम आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं और आपको डे बाय डे हम रेगुलर वीडियो दे रहे हैं, और इन्हें आप इसका फ़ायदा उठाइए, आने वाले एग्ज़ाम में सफल होइए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।